हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। उसके बाद वी विल डिस्कस द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। फिर पढ़ेंगे अबाउट मेजर फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स एंड लास्ट में जानेंगे अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है एंड इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। यानी कि ये सारी की जो चीजें हैं ये आती हैं हमारी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है फॉर द लाइवलीहुड। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। तो इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इट इज डन ऑन स्मॉल लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल। ये छोटे लैंड पर की जाती है यूजिंग बेसिक टूल्स। कुछ ऐसे एडवांस मशीनरी ये लोग यूज नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। वाटर या इरिगेशन के लिए ये लोग रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं इस टाइप की फार्मिंग में। और जो लोग भी फार्मिंग करते हैं यूजुअली वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एक कम्युनिटी से। ठीक है, तो ना तो ज्यादा लेबर होती है ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। इट इज कॉमन इन ट्राइबल एरियाज एंड हिली रीजन्स। ट्राइबल एरियाज एंड हिली रीजन्स में हमें ये मेथड ऑफ फार्मिंग देखने को मिलती है एंड इसे हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे कहा जाता है जुमिंग कल्टिवेशन। तो ये इसके कुछ अलग अलग नाम है। नाउ मूविंग टू द सेकंड विच इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर यूज होती है, साथ में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इट इज डन इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। तो यूजुअली ये जो फार्मिंग है ये उन एरियाज में की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एंड दे यूज इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। अब क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना है, उन्हें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, अलग अलग मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं, मॉडर्न मशीनरी यूज करते हैं, साथ में इनकी जो लेबर होती है वो होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। तो जैसा कि नाम बताता है ये होती है फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि टू जनरेट प्रॉफिट। इसमें मॉडर्न टूल्स, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, ये सारी ही चीजें यूज की जाती हैं। वो हर चीज जिसके थ्रू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांटेशन फार्मिंग एंड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, ये होता है लार्ज लैंड एरिया विद अ सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। यानी कि जब हम एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक, और ऐसी फार्मिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बड़ी जगह पर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो हो रहा है, जैसे कि कहीं पर सिर्फ टी की खेती हो रही है, कहीं पर सिर्फ शुगर केन, कहीं पर सिर्फ जूट। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हो गए ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। इसी तरह जैसे कि भी कॉटन, जो कि एक बहुत ही बड़े एरिया में ग्रो किया जा रहा है, तो ये सब क्या हो गई, ये हो गए हमारे प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें कैपिटल ज्यादा लगेगा, साथ में लेबर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए भी है टी, जिसकी प्लांटेशन फार्मिंग होती है इन असम एंड वेस्ट बंगाल। कॉफी की प्लांटेशन फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी इन कर्नाटका एंड यू विल गेट टू सी रबर इन केरला। तो ये हमने देख लिया कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। अब हम बात करेंगे अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो इंडिया में वी हैव 3 क्रॉपिंग सीजन्स। सो सबसे पहले है राबी विच इज इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो मेन क्रॉप्स राबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं वो होते हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीस, एंड ये आपको देखने को मिलेगा इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज खरीफ सीजन विच इज इन मॉनसून पीरियड फ्रॉम जून टू अक्टूबर। मेन क्रॉप्स है राइस, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन। रीजन की बात करें तो असम, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। लास्ट है हमारा जेड सीजन विच इज इन समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो किए जाते हैं एंड इट इज मोस्टली डन इन इरिगेटेड एरियाज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंडिया में हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो शुरू करेंगे विद फूड क्रॉप्स। तो इसमें सबसे पहले है राइस। राइस एक स्टेपल क्रॉप है। बहुत सारे लोग हैं जो कि राइस खाते हैं, डेली ही उनकी डाइट में आपको ये मिलेगा। इट इज ग्रोन इन हाई टेम्परेचर एरियाज, जैसे कि जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है और अच्छी खासी रेनफॉल इनको चाहिए होती है, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर प्लस। स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु में आपको बहुत ज्यादा राइस फार्मिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव इज व्हीट। व्हीट इंडिया में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, तो जब ये ग्रो कर रहा है तो इसे कूल टेम्परेचर चाहिए और वहीं इसको रेन चाहिए अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर। स्टेट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर मेजर व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स। नेक्स्ट मिलेट्स। तो इनको कहा जाता है कोर्स ग्रेन्स भी एंड इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत ही ज्यादा हाई। फॉर एग्जाम्पल रागी, ज्वार एंड बाजरा। दीज आर ग्रोन इन ड्राई एरियाज विद लेस रेनफॉल। तो जहां पर कम रेनफॉल होती है और जो ड्राई एरियाज है वहां पर हमारा जो है मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज मेज। तो इट इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, दोनों ही तरह से मेज को यूज करते हैं एंड इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना ही बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल में हमारा जो मेज है ये बढ़िया से ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पल्सेस। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड यहाँ पर आपको तूर, उड़द, मूंग, मसूर, ग्राम, ऐसी सारी की जो दालें हैं वो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेजर फूड क्रॉप्स। नाउ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब इनके अलावा जो दूसरे फूड क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं, तो वी हैव शुगर केन एंड दिस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ग्रो करने के लिए शुगर केन को क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, साथ में इसे इरिगेशन भी चाहिए होता है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर स्टेट्स। नेक्स्ट वी हैव आवर ऑयल सीड्स, जिसमें ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सीसन, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ये सारे ग्रो किए जाते हैं और इंडिया इन ऑयल सीड्स का एक मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। तो ये वो क्रॉप्स हैं जो कि फूड क्रॉप्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी भी फार्मिंग की जाती है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट कॉटन। तो कॉटन ग्रो करती है इन ब्लैक सॉइल, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। साथ में इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। फ्रोस्ट फ्री डेज मतलब ऐसे दिन जिनमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको 210 ऐसे दिन चाहिए जब जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हाई टेम्परेचर एंड ब्लैक सॉइल। स्टेट्स की बात करें तो वी है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट इज जूट। तो जूट ग्रो होता है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल, और जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मेजर स्टेट्स है हमारी वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। लास्ट इज टी एंड कॉफी। तो ये दोनों ही हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, यानी कि इनको एक बहुत बड़े एरिया पे सिर्फ इन्हीं को ग्रो किया जाता है, टी को या कॉफी को, तो इसीलिए इन्हें हम कहेंगे प्लांटेशन क्रॉप। कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है और लेबर भी। नेक्स्ट, टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, हाई रेनफॉल एंड एसिडिक सॉइल। वहीं बात करें कॉफी की तो इट इज ग्रोन इन कर्नाटका एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर अरेबिका वेराइटी। तो ये हमने देख लिए सारे ही नॉन फूड क्रॉप्स। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज एग्रीकल्चर, इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हुए लैंड रिफॉर्म्स टू अबॉलिश जमींदारी। इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें HYV सीड्स यूज की गई। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स यूज किए गए एंड इरिगेशन पे फोकस किया गया ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट was white revolution which led to increase in milk production। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सपोर्ट करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स, थ्रू वेरियस कार्ड्स, जैसे कि वी हैव किसान क्रेडिट कार्ड्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं थ्रू विच जो गवर्नमेंट है वो हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करती है ताकि वो और अच्छे तरीके से अपनी फार्मिंग कर पाए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। तो देखो, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टू मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इसके अलावा बात करें शेयर इन GDP की तो इट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर का हमारे GDP में शेयर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट अभी भी जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर में 50% से ज्यादा लोग हैं, ठीक। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत ही बटी हुई हैं अलग अलग लोगों के बीच में। इसके अलावा अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर जो लोग हैं वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां तक प्रॉपर इरिगेशन अभी नहीं पहुंच पा रहा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफी सारे लोग टू गेट मोर प्रोड्यूस, टू गेट मोर प्रॉफिट, वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ही ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे कि आगे चलते सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। काफी एरियाज हैं जहाँ पर प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है एंड दे आर वर्किंग टू इंक्रीज इट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं विद द इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करके फार्मिंग करें, जिससे कि जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो। इसके अलावा इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स ताकि दे हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट, देयर इज डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स डेवलप हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं जो कि हमारे रूरल और अर्बन एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेटर हो रही हैं। एंड लास्टली, एनकरेजिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है उनको भी एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो भी ग्रो करें। तो ये कुछ हो गए स्टेप्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड। तो सबसे पहले तो देखो, जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी हमारे इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। इसके अलावा इट फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं विच आर रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इट कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। लेकिन जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो इन सब के थ्रू ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम ओवरकम कर सकते हैं एंड एग्रीकल्चर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। तो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कंप्लीट्स। अब अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये सारे ही नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये नोट्स डेली ही पोस्ट किए जाते हैं, तो आपको इनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलो तो फिर अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।